चलिए एक एक सीन की कल्पना करते हैं। एक तरफ एक डॉक्टर है जो महंगी स्पोर्ट्स कार चलाता है, आलीशान घर में रहता है, और दूसरी तरफ समझिए एक प्लम्बर है। वो एक पुरानी पिकअप ट्रक चलाता है और एक साधारण से घर में रहता है। अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से करोड़पति कौन है, तो ज्यादातर लोग डॉक्टर का ही नाम लेंगे, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असल करोड़पति वो प्लम्बर है? बिल्कुल। और यही वो चुकाने वाली हकीकत है जिसे थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर सामने लाती है। और ये कोई फलसफा नहीं है, बल्कि सालों की रिसर्च है। उन्होंने हजारों अमेरिकी करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए, उनका डेटा खंगाला और ये समझने की कोशिश की कि असल में दौलत बनती कैसे है। और जो नतीजा निकला वो उस छवि से एकदम अलग था जो हम फिल्मों और टीवी में देखते हैं। तो आज हम इसी रिसर्च की परतों को खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के असली करोड़पति कौन हैं, वे कैसे सोचते हैं और वे ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी जिसे किताब तोड़ती है वो है दिखावा। हम सोचते हैं कि करोड़पति होने का मतलब है पैसा उड़ाना, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर असली करोड़पति, जिन्हें किताब में पाउस कहा गया है, मतलब प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, वे बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। वाह, ये तो मतलब पूरी कहानी पलट दी। हम तो यही सोचते हैं कि जो जितना महंगा सामान खरीदता है वो उतना ही अमीर है, पर आप कहने हैं कि असलियत ठीक उल्टी है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत सीधा सा फंडा है, अपनी आय से कम में जीना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में यही सबसे मुश्किल काम है। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है कि दौलत इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप कितना बचाते हैं। मतलब हो सकता है कि ज्यादा कमाने वाला डॉक्टर जो शानदार जिंदगी जीता है, उससे कहीं ज्यादा अमीर उसका पड़ोसी प्लम्बर हो, जो सालों से चुपचाप बचत और निवेश कर रहा है। दौलत आपकी सैलरी स्लिप पे नहीं, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखती है। पर क्या ये आज के जमाने में मुमकिन है? मेरा मतलब है आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर कोई अपनी छुट्टियां और महंगी घड़ियां दिखा रहा है, क्या कोई सच में इस दबाव से बच सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और किताब का जवाब है हाँ, बच सकता है। क्योंकि ये लोग एक अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। उनका लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना होता है। वे सामाजिक स्थिति, मतलब स्टेटस, के बजाय वित्तीय सुरक्षा को चुनते हैं। इसीलिए वे जानबूझकर ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां उन पर महंगी जीवन शैली का, हाँ बिल्कुल, जहां कोई दबाव ना हो। वे पुरानी गाड़ियां चलाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत का 20% खो देती है। ये एक सचेत निर्णय है, कोई मजबूरी नहीं। किताब में एक वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का उदाहरण है जो करोड़पति बन गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना अमीर होगा, क्योंकि वो हमेशा एक पुरानी पिकअप ट्रक चलाता था और साधारण कपड़े पहनता था। उसके पड़ोसियों को उसकी असलियत उसकी मौत के बाद ही पता चली। ये सोचना ही कमाल है कि कोई सिर्फ बचत करके करोड़पति बन सकता है। पर सवाल यह है कि अगर पैसा विरासत में नहीं मिल रहा, तो फिर आ कहां से रहा है? मुझे तो लगा था ज्यादातर अमीरों के माता पिता भी अमीर होते हैं। ये किताब इस सोच की भी पूरी हवा निकाल देती है। रिसर्च में शामिल 80% से ज्यादा करोड़पति अपने परिवार में पहली पीढ़ी के अमीर थे, यानी उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई थी। उन्हें विरासत में थाली में सजाकर नहीं मिली थी। उनकी संपत्ति किसी लॉटरी या तोहफे का नतीजा नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट फैसलों का नतीजा थी। लेकिन हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि असली दौलत बिजनेस से ही बनती है। कोई नौकरी पेशा इंसान कैसे करोड़पति बन सकता है जब उसकी कमाई की एक सीमा होती है? यहाँ पर एक बहुत बहुत बारीक बात है। जरूरी नहीं कि वो सब कोई बड़ी कंपनी के मालिक हों। कई लोग साधारण नौकरी ही करते थे, टीचर, इंजीनियर, छोटे दुकानदार। लेकिन उन सब में एक चीज आम थी, एक उद्यमी वाली सोच, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं कि वे सब बिजनेस शुरू कर रहे थे। इसका मतलब है कि वे अपनी आय के मालिक थे, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। वे अपने घर का बजट किसी कंपनी की बैलेंस शीट की तरह मैनेज करते थे। वे जानते थे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वे अवसरों की तलाश में रहते थे और वे अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेते थे। तो ये मानसिकता का खेल है, पैसे का नहीं। ये बात तो बहुत ताकत देती है। पर सिर्फ पैसा बैंक में रखने से तो कुछ होगा नहीं, उसे कहीं ना कहीं लगाना भी पड़ेगा। तो ये लोग अपना पैसा लगाते कहाँ हैं?
क्या ये सब वॉरेन बफेट की तरह स्टॉक मार्केट के जादूगर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक और दिलचस्प बात है, उनका निवेश का तरीका बहुत बोरिंग है। वे बाजार में रोज रोज खरीद फरोख्त नहीं करते। वे बड़े जोखिम भरे दांव नहीं लगाते हैं। वे धीमी और स्थिर चाल में विश्वास रखते हैं। वे लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। वे अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट फंड। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि ताकि जोखिम कम हो। वे बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, क्योंकि उनकी नज़र 10, 20, 30 साल बाद के लक्ष्यों पर होती है। ये आजकल के जल्दी रिटायर हो जाओ यानी फायर मूवमेंट से काफी अलग लगता है। फायर वाले तो बहुत आक्रामक तरीके से बचत और निवेश करते हैं ताकि 30-40 की उम्र में ही रिटायर हो जाएं। हाँ, ये एक बेहतरीन तुलना है। आप कह सकते हैं कि फायर मूवमेंट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की फिलॉसफी का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है। लेकिन दोनों के लक्ष्य और रास्ते में फर्क है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का लक्ष्य अधेड़ उम्र तक एक आरामदायक वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना है, ताकि आपके पास काम करने या न करने का विकल्प हो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जबकि फायर मूवमेंट अक्सर बहुत ज्यादा बचत पर जोर देता है, कभी कभी आय का 50-70%, ताकि जितनी जल्दी हो सके काम की दुनिया से बाहर निकला जा सके। तो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए शायद ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद है। समझ गई। तो ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है, बल्कि जिंदगी भर की आदतें बनाने की गाइड है। किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अमीर माता पिता और उनके बच्चे। इसके बारे में क्या बताया गया है? कि दौलत बनाने वाले उसे अगली पीढ़ी को कैसे सौंपते हैं। किताब के अनुसार जिन बच्चों को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे लेखक इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहते हैं, वे अक्सर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में संघर्ष करते हैं। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ये तो सुनने में किसी बीमारी जैसा लग रहा है। एक तरह से है भी। या उन अमीर माता पिता के बारे में है जो अपने वयस्क बच्चों को नियमित रूप से पैसे देते रहते हैं, घर का डाउन पेमेंट, कार, छुट्टियां, सब कुछ। इससे होता यह है कि बच्चे कभी पैसे की असली कीमत नहीं सीखते। उनमें ज्यादा खर्च करने की आदतें विकसित हो जाती हैं और वे अपने माता पिता की तरह बचत और निवेश का अनुशासन नहीं सीख पाते हैं। वे दौलत का उपभोग करना सीखते हैं, उसे बनाना नहीं। और नतीजा ये होता है कि परिवार की दौलत अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। तो माता पिता के लिए क्या सबक है? क्या वे अपने बच्चों की मदद करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबक ये है कि मदद करने का तरीका बदले। उन्हें पैसे देने के बजाय पैसे का मूल्य सिखाएं। उन्हें वित्तीय रूप से शिक्षित करें। उन्हें खुद अपनी राह बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। किताब कहती है कि सबसे अच्छा तोहफा जो अमीर माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है अच्छी शिक्षा और एक ऐसा माहौल जहां वो खुद मेहनत करना सीखें, न कि सब कुछ थाली में सजाकर पाने की आदत डालें। ये तो बहुत गहरी बात है। ऐसा लगता है कि ये किताब बहुत काम की है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। क्या इसकी कोई आलोचना भी है? हाँ, बिल्कुल है। पहली और सबसे बड़ी आलोचना तो ये है कि ये किताब 1996 में लिखी गई थी। तब से दुनिया बहुत बदल गई है। आज छात्रों पर भारी कर्ज है, घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं और अर्थव्यवस्था की प्रकृति भी बदल गई है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि आज के दौर में सिर्फ बचत करके करोड़पति बनना उतना आसान नहीं है जितना शायद 90s के दशक में था। ये एक वाजिब बात है। और क्या कोई और कमी है? दूसरी बात यह है कि ये किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत सीधा है, कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ और लगातार निवेश करो। जो लोग पहले से ही इन सिद्धांतों पर चल रहे हैं उन्हें शायद ये किताब थोड़ी धीमी लगे। और इसका फोकस 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों पर ज्यादा है। जो युवा जल्दी और ज्यादा पैसा बनाने के तरीके खोज रहे हैं उन्हें इसकी धीमी और स्थिर रणनीति शायद आकर्षक न लगे। तो फिर आखिर में ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से ये किताब उन लोगों के लिए एक खजाना है जो दौलत के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं कि अमीर होने का असली मतलब क्या है। ये उद्यमियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये सिखाती है कि बिजनेस के मुनाफे को व्यक्तिगत दौलत में कैसे बदला जाए। और ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक अनुशासित और आजमाया हुआ रास्ता अपनाना चाहता है, बजाय किसी गेट रिच क्विक स्कीम के झांसे में आने के। ये आपको अमीर बनाने की गारंटी नहीं देती, लेकिन हाँ, ये आपको अमीर लोगों की तरह सोचना जरूर सिखा सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो यही है कि सच्ची दौलत आपकी महंगी कार या बड़े घर में नहीं है। वो आपके बैंक अकाउंट में है, आपके निवेश पोर्टफोलियो में है और आपके मन की शांति में है। बिल्कुल सही। किताब का केंद्रीय विचार यही है कि असली दौलत सामाजिक दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता में है।
ये जानना कि आपके पास विकल्प हैं, आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं और आपको अगली सैलरी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, असली दौलत ये है। और इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये किसी शॉर्टकट पर नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसकी मानसिकता पर केंद्रित हैं, जो सदियों से नहीं बदले हैं। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। यह किताब दौलत जमा करने पर यानी पहाड़ चढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेता है, जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है। जब करोड़पति बनने का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो पैसे और जीवन के उद्देश्य के साथ किसी का रिश्ता कैसे बदलता है।